हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन डिकोड। एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि एनसीईआरटी की लाइन आपसे क्या कहती है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 साइंस का क्लास 9 यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैटर क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग कि मैटर क्या होता है। तो मैटर में आप लोग को एक ब्रीफ डिटेल बता देता हूँ कि मैटर वो उससे कहते हैं जो कोई जिसका कोई मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उससे हम मैटर कहते हैं। और जो मैटर मिलके बनते हैं वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, उससे हम कहते हैं एटम। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैज ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो इंडिया के और ग्रीक फिलोसफर थे वो दोनों जानना चाहते थे कि मैटर किस फॉर्म में होती है और कैसा इनका शेप होता है। द आइडिया ऑफ डिविनिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। ये आइडिया ये आइडिया मैटर को डिवाइड करने का आया अराउंड 500 बीसी। बीसी का मतलब था बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले 500 साल पहले। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड पोस्टुलेट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। उन्होंने ये बोला कि जिस मैटर को हम डिवाइड करेंगे वो उतना छोटा होता जाएगा। यानी जिस मैटर का उन्होंने नाम रखा था पदार्थ, उसको वो उन्होंने सोचा कि इसको जितना छोटा करते जाएंगे वो उतना छोटा होता जाएगा। Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. अल्टीमेटली वो स्टेज आएगी यहाँ जहाँ पे वो उसके बाद उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते थे, वो इतना छोटा हो चुका था कि उसका डिवीजन करना पॉसिबल नहीं था। ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु। उसका उन्होंने नाम दिया परमाणु। अदर इंडियन फिलोसफर पकूदा कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which give us various form of matters. जो इंडियन फिलोसफर थे पकूदा कतियामा, उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं किसी कंबाइंड फॉर्म में। वो सिंपल फॉर्म में यानी कि अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो बनाते हैं क्या मैटर्स, और उन्हें हम कहते हैं एटम्स। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on the dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. उसी उसी सदी में जब क्या कहते हैं ग्रीक के फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, वो भी यही खोज कर रहे थे और उन्होंने ये भी यही नतीजा निकाला कि एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे हम किसी भी पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम। और जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने इंडिविजुअल पार्टिकल को नाम रखा एटम। All this way based on the philosopher consideration and not much experiment work to validate this idea could be done till 18th century. उन्होंने ये बोला all this was based philosopher considers, जितना भी कहते हैं अभी तक आया है all this based on philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till 18th century. By the end of 18th century, 18वीं सदी खत्म होने के बाद scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine. 18वीं सदी जब खत्म होने वाला था तब साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड है उनके बीच भी कोई डिफरेंस है। तो सब लोगों को सब लोग जानने के लिए उत्सुक हुए कि इनमें एलिमेंट और कंपाउंड में ऐसा क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों होता है कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं और क्या ऐसा इनके अंदर क्या चीज़ है जिससे ये कंबाइन होते हैं। तो एंटियोन एल लेविजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिश टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक साइंटिस्ट है एंटियोन एल लेविजियर, जिन्होंने ये बताया कि केमिकल साइंस के ये फाउंडर थे और इन्होंने दो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन लॉ दिए। पहला अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने जो लेविजियर ने दो केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ दिए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो आइए अपना 3.1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द अब इधर देखिए ये
आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेविजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। दो लॉ दिया था, एक लेविजर ने दिया था और एक जोसेफ एल प्रोस्ट ने दिया था। अब हम बात करते हैं पहला लॉ के ऊपर, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, ना तो मास का गेन होगा और ना तो मास का कोई लॉस होगा। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंजेस, जब भी कोई इज देयर अ चेंज टू मास व्हेन अ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब हम बात करते हैं अपना इसके ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसा मैंने आपको बताया कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास आप लोगों के प्रोडक्ट के साइड में मिलेगा, चाहे वो उसको गैस के फॉर्म में मिले, चाहे आपको सॉलिड के फॉर्म में मिले और चाहे लिक्विड के फॉर्म में मिले, वो उतना का उतना मास मिलेगा ही मिलेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमारे पास दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लेविजर अलोंग विथ अदर साइंटिस्ट, लेविजर ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इर्रेस्पेक्टिव वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम हु प्रिपेयर्ड इट। लेविजर ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये नोटिस किया कि जो कंपाउंड बनते हैं 2 और 2 एलिमेंट से मिलके, वो हर उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। अब सेम तो होता है और सेम होके वो मिलके बनते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या है, तो फिर उन्होंने ये देखा इन ए कंपाउंड सच ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर मान लीजिए, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या बनते हैं 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वह है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ठीक, यहाँ पे H2 का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, तो H2O, यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इस हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यानी 2 × 1 कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया एटॉमिक मास 16। 2:16 अगर हम काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म जाएंगे तो कितना प्रोपोर्शन आएगा 1:8। उसी हिसाब से उसी बताया इन्होंने कि इन ए कंपाउंड सच ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। वैसे अगर हम बात करें NH3 एमोनिया गैस की, तो नाइट्रोजन का जो कहते हैं एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और NH3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 3। तो NH3 जब ही बनेगा जब नाइट्रोजन का 14 रेशियो और हाइड्रोजन का 3 रेशियो आएगा, तभी जाके हमारा एमोनिया गैस बनेगा। Whatever the source of water, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। उसने ये बोला है कि 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलता है ऑप्टेन। सिमिलरली इन एमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया कि एमोनिया का मैंने एग्जाम्पल बताया, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 में बाई मास मिलेंगे। वॉट एवर द मेथड ऑफ सोर्स ऑफ विच इज ऑप्टेन, कुछ भी ऑप्टेन करने के, कुछ का सोर्स कैसा भी हो, कुछ भी ऑप्टेन करने के लिए हमें 14:3 लेना पड़ेगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑलवेज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यही लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने। उन्होंने ये बोला था इन अ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय उसके मास के। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज। अगली प्रॉब्लम साइंटिस्ट को ये फेस करनी पड़ी कि वो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। Dalton picked up the idea of divisibility of matter which was still than the just a philosophy। फिर एक ब्रिटिश के केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी नेचर ऑफ मैटर के ऊपर कि मैटर का नेचर ऐसा होता है। डाल्टन ने क्या किया, एक डिविजिबिलिटी का आइडिया अपने मन में लिया विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। ये सिर्फ सोचा था, एक फिलोसफी थी उनकी। ही टुक द नेम ऑफ एटम,
उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था एटम, was given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atoms. जो भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उसे हम एटम बोलते हैं. His theory was based on the law of chemical combination. जो उनका थ्योरी था वो किस पे बेस्ड था? केमिकल कॉम्बिनेशन पे. Dalton atomic theory provided an expression of the law of definite constant proportion. जो डेल्टन की, ये देखिए आपको जॉन डेल्टन दिख रहे हैं, ये जॉन डेल्टन का फोटो, और इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. जॉन डेल्टन वॉज बोर्न इन अ पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड. जॉन डेल्टन का जन्म 1766 को इंग्लैंड में हुआ था और वो एक गरीब के घर में पैदा हुए थे. ही began हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया टीचर के रूप में. 7 years लेटर द बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल. 7 साल बाद यानी कि जब वो 19 साल के हुए तो वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए. इन 1793 डॉल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज. जब 1793 में जॉन डेल्टन ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया क्योंकि उनको कॉलेज में जाना था मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग. उनकी बहुत सारी जो लाइफ का टाइम था उन्होंने अपने स्पेंड किया था पढ़ाने में और रिसर्च करने में. इन 1808 ही रिप्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ मैटर. 1808 में उन्होंने एक अपना एटॉमिक थ्योरी दिया जो कि स्टडी ऑफ मैटर के लिए बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से लोगों को मैटर की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. आइए हम पढ़ते कि उनकी एटॉमिक थ्योरी में ऐसा क्या था. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जरिए ऑल मैटर्स वर एलिमेंट्स अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जितने भी मैटर्स होते हैं वो चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, सब के सब बने होते हैं स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम कहते हैं एटम. द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी वाज मे स्टेटेड एज. उनकी पोस्टुलेट्स कुछ ऐसे थी. ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. जितने भी मैटर्स बने होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं, और वो सब के सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम्स इंडिविजुअल है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो सब के सब आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स की मास भी अलग होती है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. एक ही अगर एलिमेंट का अगर एक ही एलिमेंट बना हुआ है और तो उसके एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन अगर एलिमेंट दूसरा है तो उसका एटम और दूसरे वाले एलिमेंट के एटम दोनों का मास डिफरेंट होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी. अब बात करते हैं 6 पॉइंट पे. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जितने भी एटम्स बने हैं वो सब के सब किससे बने हैं? छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलके बने हैं. वी माइट थिंक दैट एटम आर ऑल्सो इनसिक्वेंस. हम जैसे कि सोचते हैं कि एटम का कोई साइज नहीं है. वाई शुड वी केयर अबाउट दैम? दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम. ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि जितना भी हमारे वर्ल्ड में जो चीज़ बना है वो सब के सब किससे बने? एटम से मिलके बने हैं. वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम. हम उसको देखने में नहीं देख सकते, बट दे आर देयर, बट वो होते हैं. एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिव वाट एवर वी डू. लेकिन वो इफेक्टिव भी होते हैं हम क्या करते हैं उनके साथ. थ्रू मॉडर्न टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑन सरफेस ऑफ एलिमेंट्स ऑन एटम. हमने जैसे जैसे हम एक मैग्नीफाइड इमेज लिया सरफेस के एटम के सरफेस को देखने के लिए. ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कुछ एटम्स जो कि सरफेस पे सिलिकॉन के सरफेस पे है, सरफेस ऑफ सिलिकॉन. व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? हैव यू एवर एब्जॉर्ब्ड अ mason building walls from this wall a room and then a collection of rooms from a building. हम इसने बोला है कि एटम्स क्या होता है. What is the building block of the huge buildings? What about the building blocks of an ant hill? It is the smaller grain of sand. Similarly, the building block of all matters are atom.
कि जो कुछ भी आप अपने रूम में देखते हैं, चाहे वो वॉल हुआ, चाहे वो वॉल्स के रूम, चाहे वो रूम के वॉल हुए, चाहे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए, चाहे वो स्मॉल ग्राम ऑफ सेंट्स हुए, सब के सब बने मिल के बने हैं किससे? एटम से। हाउ बिग आर एटम? एटम कितना बड़ा है? एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम बहुत छोटा है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम इतना छोटा है कि हम जो सोचते हैं उससे छोटा है, और उसको हम कंपेयर करते हैं उससे भी छोटा है। मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक विथ मेक अ लेयर ऑफ barely as thick as sheet ऑफ पेपर। अगर मिलियन ऑफ एटम्स को हम एक साथ जोड़ दें, तब जाके वो एक सीट के पेपर के लेयर के बराबर होगा। तो आइए हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। यानी 1/10⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं, यानी कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। अब देखिए रिलेटिव साइज ऑफ रेडियाई। एग्जाम्पल है एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड एंड एप्पल। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डेल्टन वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। डेल्टन ने एटम्स के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने वो पहले से साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल्स को भी बताया था। When he used a symbol for element, he also meant a definite quantity for the element। जैसे ही उन्होंने सिंबल को यूज किया, उसके ये मतलब होता है कि उन्होंने उस एलिमेंट के बारे में कुछ डेफिनेट क्वांटिटी बताई। डेट इट वन एटम ऑफ एलिमेंट, बर्जीलियस सजेस्टेड द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। बर्जीलियस बर्जीलियस ने ये बताया कि जो एलिमेंट का सिंबल है वो 1 या 2 लेटर से उसके नेम्स के एलिमेंट से मिलके बना है। In the beginning of name of element was derived from the name of place where they were found for the first time। नाम रखने से पहले ये देखा गया कि वो एलिमेंट कहाँ से मिला है और किस जगह पे फर्स्ट टाइम ढूंढा मिला गया है वो। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम कीप्रस। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो जो कॉपर का नाम रखा है वो कीप्रस से रखा हुआ है। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। कुछ नाम रखे गए उनके कलर के ऊपर देख के। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। जो गोल्ड का नाम रखा गया है वो यर्निंग इंग्लिश वर्ड का मतलब है येलो। नाउ अ डे IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस फुल फॉर्म को याद कर ले। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स। ये IUPAC ही सबके नाम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम को अप्रूव करती है, ताकि अप्रूव सिंबल को, एलिमेंट के नाम को, सिंबल को और यूनिट्स को अप्रूव करती है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड यानी कि हर जगह उस नाम को, सिंबल्स को और यूनिट्स को पहचाना जा सके। Many of the symbols are first 1 or 2 letter of the elements name in English। बहुत सारे सिंबल्स तो ऐसे हैं जो कि एलिमेंट्स के फर्स्ट और 2 लेटर को देख के रखा गया है। द लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। यानी कहने का ये मतलब है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। जो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होता है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज अ स्मॉल लेटर। और जो सेकंड लेटर होता है एलिमेंट का उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो H है वो कैपिटल होगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में जो A है वो हमेशा के हमेशा कहते हैं कैपिटल होगा, और L होगा वो छोटा होगा यानी कि स्मॉल लेटर होगा। नॉट हम उसको कैपिटल और AL लिख सकते हैं। कोबाल्ट में भी देखिए आप, जो C लेटर है सबसे फर्स्ट लेटर वो हमेशा अपर केस है यानी कि वो कैपिटल लेटर है। उसके बाद जो O है वो स्मॉल लेटर है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड बेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल आर क्लोरीन, जिंक और एटसेट्रा। आउट अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन द लैटिन। पहले हमने नाम रख दिया, अब हमने कुछ जो नाम रखे हैं वो रखे हैं लैटिन के, जर्मनी के और ग्रीक के नेम पे। जैसे एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल है Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फीरम। इसका जो लैटिन नेम था, आयरन का जो लैटिन नेम था वो था फीरम, तो हमने उससे रखा है Fe। सोडियम इज Na एंड द सोडियम रखा है वो नाइट्रम से रखा है। पोटेशियम रखा है वो कैलियम से रखा है। ईच एलिमेंट हैज नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल। जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबके एक नाम है और उनका एक यूनिक केमिकल सिंबल्स दिया हुआ है।
पैसेज ऑफ टाइम, अब हम बात करें यहाँ पे इनकी, तो आपको ये कुछ दिख रही होगा 3.1 टेबल सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट। देखिए इधर दिया हुआ एलिमेंट, फिर दिया हुआ सिंबल, फिर एलिमेंट, फिर सिंबल, फिर एलिमेंट, फिर सिंबल। यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है एल्युमिनियम, आर्गोन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। देखिए जो पहला नाम है, जैसे एल्युमिनियम से ए है तो ए कैपिटल लेटर, फिर दूसरा वाला एल स्मॉल लेटर, आर्गन का ए कैपिटल आर स्मॉल, बेरियम का बी कैपिटल ए स्मॉल, बोरोन का बी स्मॉल कैपिटल है, ब्रोमीन का बी कैपिटल आर स्मॉल, कैल्शियम का सी कैपिटल ए स्मॉल, कार्बन का सी है, क्लोरीन का सी कैपिटल एल स्मॉल, कोबाल्ट का सी कैपिटल ओ स्मॉल। इस तरीके से आप दूसरे रो में देखिए एलिमेंट और सिंबल। कॉपर का सी आपका कैपिटल है और यू आपका स्मॉल है, फ्लोरीन का एफ आपका कैपिटल है, गोल्ड का ए आपका कैपिटल है, यू आपका, ये लैटिन और ग्रीक और इनसे नाम से मिलके बने हुए। द above table is given for your refer to whenever you study about the element. Do not bother to memorize in all one go with the passage of time. एटॉमिक मास हम अपने अगले वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर मैंने इस वीडियो में किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए एटॉमिक मास का हम अगले वीडियो में करेंगे अपने एनसीईआरटी डिकोड लाइन बाय लाइन पार्ट सेकंड में। तो जब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहे। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसे लगी ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। ताकि धन्यवाद।